तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके इस चैप्टर के नोट्स पा सकते हो। एंड इस टॉपिक के अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि नोट्स के अंदर आपको अच्छे तरीके से वेल मेंटेन चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो उसके लिए आप उन्हीं नोट्स के पेज नंबर 18 पर जा सकते हो, है ना। और जो भी मैंने एप्लीकेशन आपको बताया था उसी के ऊपर आप इन बुक्स को रीड करिए, उससे आपको एक बुक वाली फीलिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं वो आपके दिखे होने चाहिए, वरना ये लेक्चर आपके 6 फीट ऊपर से जाने वाला है। एंड वेक्टर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे ये लेक्चर जो है आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत से बच्चे वेक्टर को छोड़ देते हैं, उसको लीव कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि चलो भाई हम काम चला लेंगे, थोड़ा बहुत रट भी लेंगे, लेकिन आगे नीट में उसकी जरूरत पड़ती है। IIT JEE आप कुछ भी कर लो, फिजिक्स और मैथ दोनों चीज़ों के अंदर वेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज है। तो वेक्टर भी आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो आज हम वैद्युत फ्लक्स को समझने वाले हैं। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में हम बेसिक सी नॉलेज ले लेंगे एंड इसको डीपली भी समझ लेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको छोटी मोटी और ऐसे मात्रक वगैरह की चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आप नोट्स को चेकआउट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। अभी आप मान लीजिए कि ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल ना रहकर एक आवेश है। ठीक है, अब इसको आपको एक आवेश मानना है। अभी ये एक आवेश है और ये एक कागज है। मान लो आपके बाप का क्या जाता है, मानना ही तो है। जैसे हमने पिछली बार मान लिया था कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं, एक्चुअल में ना देखी ना कुछ, मतलब मान लिया ताकि हमारी फिजिक्स आसान हो जाए, हमारी डेरिवेशन आसान हो जाए। अब उस समय बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि इसका यूज क्या है, तो अब यूज समझ लो। अब दूसरी चीज को हम मान रहे हैं तो उसके लिए पहली चीज की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक आवेश है। अब इससे क्या है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र से क्या है, बल रेखाएं निकलती हैं। यानी कि आवेश से क्या है, बल रेखाएं निकलती हैं। प्लस माइनस, प्लस है आवेश या माइनस आवेश है, उसे छोड़ दो। अभी आप समझ लो कि ये आवेश है और इससे बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए आवेश ये रखा हुआ है और इससे बल रेखाएं निकल रही हैं दूर दूर तक, जो कि पूरे पेज को कवर कर रही हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक पृष्ठ को ले लिया, ये पृष्ठ है। अरे मान लो कुछ नहीं जा रहा आपका, ये पृष्ठ है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया। तो अब बल रेखाएं इसके अंदर से भी निकलेंगी, क्योंकि वो तो पूरे पेज में जा रही हैं, तो इसके अंदर से भी निकलेंगी। लेकिन कुछ रेखाएं इधर जा रही हैं, कुछ रेखाएं इधर जा रही हैं। यानी कि ये जो आवेश है, इससे जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं उनमें से सभी रेखाएं इस पृष्ठ में से नहीं निकलेंगी। इस पृष्ठ में से उतनी ही रेखाएं निकलेंगी जितनी कि यहाँ से निकल रही थी पहले। तो इस पृष्ठ से निकलने वाली जितनी भी रेखा हैं, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी जरूरत आगे समझ में आएगी ना, आप फिजिक्स को जब आगे पढ़ोगे तब, कि वैद्युत फ्लक्स का यूज क्या है। ठीक उसी तरीके से कोई भी आवेश रखा है, मान लीजिए उसका ये जो विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर है ना। अब यहाँ पर हमने एक पृष्ठ को मान लिया। अब ये पृष्ठ ओरिजिनल नहीं है, ये भी काल्पनिक है, हमने मन से मान लिया ताकि हमारी फिजिक्स और डेरिवेशन आसान हो सके। तो इससे भी विद्युत बल रेखा कुछ इस तरीके से ये निकल रही हैं, तो उसी को तो वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था पिछले लेक्चर देखे होने जरूरी है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी समझ में आ गया। इससे निकलने वाली जो टोटल संख्या, अब उनको ऐसे नहीं गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 बल रेखा निकल रही है, ये काल्पनिक होती हैं। तो उसको अपनी एक भाषा में गिना जाता है, फ्लक्स की भाषा में ही गिना जाता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है एक काल्पनिक पृष्ठ टोटली, एक्चुअल में हमें डेरिवेशन आसान करने के लिए इसको बनाते हैं। तो ठीक है, विद्युत फ्लक्स आपके समझ में आ गया। अब ये 3 तरीके से रखा जा सकता है, और हम ज़्यादा तरीके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमने वैद्युत द्रव को पढ़ा था तभी हमने 3 स्थितियों को देखा था। एक तो सीधी, एक कहीं पर भी हो सकती है थीटा एंगल के साथ, और एक तो ये मतलब बिल्कुल टेढ़ी हो, यानी कि बिल्कुल टेढ़ी चल रही हो। तो सबसे पहले हम सीधे में देख लेते हैं। अब डेरिवेशन में आप नॉर्मली देखो, नॉर्मली आप अपने माइंड के ऊपर जज करो, इससे आपका IQ लेवल अभी पता चल जाएगा। देखो, सॉरी थोड़ा सा कैमरा शेक हो गया। अभी देखो यहाँ पर आप, है ना, अभी देखो आपकी को समझ में आएगा। सबसे पहले कैमरे को सही करो, एंड अभी देखो आपकी को समझ में आएगा। ये जो है बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। ये मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, जैसे कि स्केल का टुकड़ा है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। अब इसका जो वेक्टर होगा, मतलब स्थिति सदिश होगा। स्थिति सदिश क्या होता है, मतलब इसके पेट में छेद करना, पेट में छेद करना। इसकी जो नाभि होती है, नाभि यानी कि ये, इसमें से छेद कर दो, ऐसे त्रिशूल घुसा दो तो एक सीधी लाइन निकलती है। देखो कैसे, ये है, इसके पेट में से छेद कर दो तो छेद कैसे पेट में से ऐसे होगा,
बिल्कुल सीधी लाइन निकलेगी ऐसे, इसके केंद्र से, यानी कि इसकी नाभि से, जैसे व्यक्ति की नाभि होती है जैसे इसकी बनी हुई है, देखो इसकी थोड़ी बेटर आपको समझ में आएगी। पेट में से ऐसे छेद कर दो, ऐसे बिल्कुल सीधी निकलनी चाहिए, है ना। देखो ये अब इसमें और अच्छे समझ में आएगा, इसका जो पेट है बीच में, इसमें से छेद कर दो ऐसे, है ना, ऐसे छेद कर दो। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, छेद कर दो, उसी को स्थिति सदिश बोलते हैं। अब स्थिति सदिश के साथ वैद्युत बल रेखाएं क्या कोण बना रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इसके अंदर ये वैद्युत फ्लक्स कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब काल्पनिक पृष्ठ कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब इसके अंदर से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। आप बोलोगे सर 3, हाँ 3 निकल रही हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूं, यानी कि कुछ इस तरीके से कर दूं, तो आप देखोगे इसमें से मात्र 2 ही रेखा निकलेंगी, ठीक है, मात्र 2 ही रेखा निकलेंगी। तो जब इस तरीके से रखा होता है ये कुछ इस तरीके से, तो उसमें से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, लेकिन जब ही इसको थीटा एंगल पर आप झुका देती हो तो इसमें से कम निकलती हैं, वो बात अलग है। यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा ही पास पास में बना ली, इसीलिए इसमें से भी 3 निकल रही हैं। अगर मैं इसको सीधा कर दूं ना, इसको सीधा कर दूं, तो ये ज्यादा एरिया कवर कर लेगा, मतलब ये ऐसे झुका हुआ है ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे। अब इसको मैं सीधा कर लूं तो ये ज्यादा एरिया कवर करेगा और इसमें से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, है ना। तो सबसे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं कहाँ पर निकलती हैं, ऐसे, जब ये ऐसे रखा होता है, यानी कि जब इसका जो स्थिति सदिश होता है और वैद्युत क्षेत्र होता है दोनों समान होते हैं, इनके बीच में थीटा कितना बन रहा होता है। कैमरा बार बार हल रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया आज। जब इनके बीच में थीटा 0 होता है, क्योंकि ये स्थिति सदिश है इसका देख लो, और यही विद्युत क्षेत्र है, तो बीच में एंगल कितना बना 0। अब नीचे देखो आप थोड़ा सा, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, तो स्थिति सदिश तो इसका ऐसे जाएगा, इसके बीच में से पेट में से बिल्कुल फाड़ के, है ना, ऐसे जाएगा। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, विद्युत क्षेत्र इसके बीच में कोई तो एंगल बन रहा है, अब पता नहीं कितना बन रहा है, वो भाड़ में जाए। थीटा एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, थीटा एंगल जब बनता है तो एवरेज होता है, कम न ज्यादा। अब वो एंगल कितना बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये बिल्कुल सीधा होगा, इतना हमें पक्का पता चल गया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ तो कम हो जाएगा। अब ये बिल्कुल तिरछा कर दिया, बिल्कुल तिरछा, तो इसके अंदर से कितनी निकल रही है, अब एक भी नहीं निकल रही भाई साहब। यानी कि जब थीटा, इसका स्थिति सदिश कुछ ऐसे होगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो उनके बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो तब कितना होगा, बिल्कुल वैद्युत फ्लक्स बिल्कुल कितना होगा 0। अब ये हमने नॉर्मली आईक्यू लेवल पर प्रूव कर लिया, अब इसी को थोड़ा सा मैथ की भाषा में हमें प्रूव करना होगा, उसके बाद हमारा वैद्युत फ्लक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दूं कि ये एक अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स जो होती है ये एक अदिश राशि होती है, और इसका जो मात्रक होता है एन m स्क्वायर बटा सी होता है। इसको भी समझा दूंगा मात्रक को, चिंता मत करो, ज्यादा सीरियस मत हुआ करो, ठीक है। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स, इसको हम दर्शाते हैं फाई से, ऐसे फाई, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का ही एक पार्ट होता है, इसीलिए फाई के साथ हम ई लिख देते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं, मैक्सिमम बुक्स में ऐसा ही है। इसका सूत्र होता है ई इंटू एस वेक्टर। देखो वेक्टर क्यों है, वेक्टर क्यों है, ई मतलब ई विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश, लेकिन फाई इसको याद रखना, जो फ्लक्स होता है ये एक अदिश राशि है। हाँ वो बात अलग है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है ना, तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो वेक्टर के फॉर्म में क्रॉस होता है, क्रॉस नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिए मल्टीप्लाई भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो डॉट वाला मल्टीप्लाई होता है और एक क्रॉस वाला होता है। अब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आपकी समझ में तो आ नहीं रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने बोला था कि वेक्टर आपके पढ़ा होना जरूरी है, सदिश आपका पढ़ा होना जरूरी है, सदिश को ही इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, तो पहले उसको पढ़ लो बबुआ, फिर यहाँ पर आना, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है, इसको कैपिटल ई लेते हैं, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और जब भी क्रॉस होता है ना, जैसे ई डॉट एस है तो यहाँ पर कॉस थीटा आता है, और जब ई क्रॉस एस होता है ना ऐसे, तो यहाँ पर साइन थीटा होता है। इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है वेक्टर को, सदिश को। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वेक्टर को पढ़ो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, फाई ए, अब ये बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ इनका कोण कितना होता है 0 डिग्री। तो आप सभी को पता होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 रख के देखो तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है।
तो यहाँ पर निकल के आएगा क्या, E इंटू एस, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा हो, जब विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा हो। ठीक है, अभी हम थीटा पर नहीं देखेंगे, थीटा बात की कहानी है। थीटा का तो यही हो गया ना, वैसे थीटा का तो यही हो गया, फाई इंटू ई इंटू ई एस कॉस थीटा, यही तो हो गया थीटा का। और क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा की जगह थीटा ही तो है यहाँ पर। अगर आपके पास डेरिवेशन में वैल्यू वगैरह दी है तो आप पुट कर देना, है ना। फिलहाल यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जब थीटा 90 डिग्री हो, बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो ये होगा फाई ई बराबर ई इंटू एस इंटू कॉस 19 डिग्री। ठीक है, फाई इंटू ई इंटू एस, आप सभी को पता है कॉस 90 डिग्री यानी कि 0 होता है, तो फाई ई बराबर क्या हो गया, अब 0 का इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसीलिए बुरे लोगों की संगत बुरी होती है, क्योंकि बुरा सबको बुरा कर देता है। ठीक उसी तरीके से 0 सबको 0 बना देता है, इसीलिए हीरो के साथ रहो, अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0 मैंने आपको वैसे ही बता दिया, देखो इससे कोई भी बल्ले का गुजर रही है, मतलब 0 है यार, मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया 0 है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी मैथमेटिकली प्रूफ हो गया। हाँ, वो बात अलग है, जब यहाँ पर थीटा आ जाएगा तो वैल्यू में थोड़ा सा परिवर्तन वगैरह होगा, वो आपको न्यूमेरिकल के समय में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरीके से, है ना, तो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ तक आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी ये जो है मैंने इसको क्यों ड्रॉ किया, आप सर इसी से समझा देते, फालतू में पेज को क्यों खराब किया, ये भी आपके काम की चीज है, देख लो। देखो यहाँ पर आपको ds लिखा हुआ दिख रहा होगा, अब d का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, छोटी सी चीज, छोटी सी चीज। ये स्केल है बहुत बड़ी है, इसका छोटा सा हिस्सा लेंगे हम तो उसको बोलेंगे dl, यानी पूरी लंबाई का छोटा सा हिस्सा लेंगे तो dl। तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसको हम किससे दर्शाते हैं, s से। E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, S का मतलब होता है क्षेत्रफल, बताना भूल गया था, याद रखना। E यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना है ये आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, S यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है इसका, पूरे पृष्ठ जो लिया है आपने उसका क्षेत्रफल कितना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा पृष्ठ है बहुत बड़ा है, इसका निकालना मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, यानी कि ds लेंगे। क्या लेंगे, ds। तो विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा, डी फाई क्यों होगा सर, अरे भाई पूरे में से थोड़ी निकाल रहे हैं, इस छोटे से क्षेत्र में से कितना निकल रहा है वो दिख रहा है ना, तो इसका होगा डी फाई ई बराबर, देखो विद्युत क्षेत्र तो पूरा ही लिया जाता है हर बार, वो तो पूरा ही है। ठीक है, क्षेत्रफल छोटा है ds वेक्टर। ठीक है, इसके बाद cos थीटा, तो अब इसका समाकलन कर दो आप, तो डी फाई का फाई ई हो गया बराबर ई समाकलन ऑफ ई ds, इस तरीके से लिख दो। ठीक है, समाकलन अवकलन ये देखो भाई साहब आपका पढ़ा होना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, समाकलन भी तो आपका पढ़ा होना चाहिए, ये बेसिक फिजिक्स आपको नहीं आती। फिलहाल बात तो ये है कि अभी आपको समाकलन समझ में भी ना आ रहा हो, एक बार को समाकलन की दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके 12th के मैथ में दिया हुआ है। लेकिन वेक्टर जो है वो आपको फिजिक्स वाला पढ़ना अलग है, क्योंकि फिजिक्स वाला वेक्टर जो है थोड़ा सा अलग होता है। समाकलन से एक बार को आप काम चला सकते हो, समाकलन का मतलब होता है कोई भी चीज छोटी दी हुई है उसको खोल देना। ठीक है, इसको फिलहाल आप रट लो एक बार को, क्योंकि जब आप समाकलन पढ़ोगे मैथ में अपने टीचर से तो आपकी सबको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैंने ये इसीलिए बताया था छोटे से एरिया के लिए, हो सकता है जिन्होंने समाकलन नहीं पढ़ा है उनकी छोटे से एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, जो जानते हैं उनके समझ में आ गया बहुत है ना। फिलहाल अपना जो अब कितना पानी में उसको पता लगाओ कि मुझको क्या क्या नहीं आता, उसे पता लग जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पर आ रही है कि इसका जो मात्रक होता है वो n m² बटा c, ये क्या चीज है, ये क्या बला है इसको बताओ सर। देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, हाँ सर विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल यानी कि s और cos थीटा, इसको रहने दो, cos थीटा वेक्टर लगा देते हैं ना हम यहाँ पर, या इस तरह से इसमें वेक्टर। देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसका क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम, और s यानी कि क्षेत्रफल इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो पूरा फाई ई का क्या निकल के आया, इसका मात्रक क्या निकल के आया, इनके मात्रक जो है कैसे निकले हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पढ़ना पड़ेगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, आपको मात्रक याद करने पड़ेंगे। और इन सभी के जो बेसिक मात्रक होते हैं जिनसे और जनरेट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी विद्युत फ्लक्स का
मात्रक जनरेट किया है, तो वो कहाँ से जनरेट किया? मैंने आवेश से जनरेट किया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का ये होता है, क्षेत्रफल का ये होता है, इससे मैंने इसका निकाल दिया। तो ठीक उसी तरीके से इनके जो बेसिक होते हैं, इनकी जो शुरुआत होती है वो आपको पढ़नी होगी। इसके लिए आप ऐसा ही मात्रक सर्च कर लेना, आपकी मतलब लाइन लग जाएगी और नोट्स में आपको डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए, आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए बाय।